तो आज का हम जो लेक्चर पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स। तो माय डियर प्यारे बच्चों, जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, अमीनो एसिड जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमीन दैट इज NH2 ग्रुप एंड COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें दो तरह के ग्रुप्स रहते हैं, NH2 ग्रुप्स एंड COOH ग्रुप। ठीक, इनको अमीनो, जिनमें ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। देखो बेटा, अमीनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है अल्फा अमीनो एसिड्स। कौन से? अल्फा अमीनो एसिड्स। सी, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा अमीनो एसिड्स? अल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है जिसमें अल्फा कार्बन पे ही COOH लगा हो और अल्फा कार्बन पे ही NH2 लगा हो। सो दैट इज कॉल्ड एज टू बी अल्फा अमीनो एसिड्स। लाइक if you have an example of R CH NH2 COOH, सो आप देख रहे हैं यहां पे अल्फा कार्बन पे ही बेटे हमारे पास क्या लगा हुआ है? अल्फा कार्बन पे ही COOH ग्रुप है, अल्फा कार्बन पे ही क्या लगा हुआ है? NH2 ग्रुप है। तो इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। वैसे हमारी बॉडी में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं, बट देयर आर 20 विच आर प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड। ठीक, 20 प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स आर देयर। अमीनो एसिड्स आर देयर। और बेटे मैंने आपको ये काम दिया था, होमवर्क दिया था घर से, ये याद करने के लिए कितने एसेंशियल कितने नॉन एसेंशियल। तो आप ही की मदद लेंगे। पढ़ करके आए हैं कि नहीं आए हैं? सभी को पता है? पक्का? ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। आपकी मदद से लिखेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। और दूसरे होते हैं सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स। सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स। और तीसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि असेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। यस, सोनिका, पहला अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल है उसका नाम बताओ। वैलिन। ओके, तो पहला हमारे को इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। फर्स्ट इज वैलिन। वैलिन, यस। एंजल, सेकंड वन ट्रिप्टोफैन। यस अनीश, अगला ल्यूसीन। यस सोनम, अगला आइसोल्यूसिन। बिल्कुल सही, आइसोल्यूसिन। अगला बताओ बेटा। यस, कौन बताएगा? आप बताएंगे बेटा? आप। आर्जिनिन। आर्जिनिन इन्होंने मेरे को एसेंशियल अमीनो एसिड बताया। मैं आपको बता देना चाहूंगा, गलत आप बिल्कुल नहीं है, लेकिन आर्जिनिन इज एक्चुअली सेमी एसेंशियल बेटे। आर्जिनिन इज एक्चुअली सेमी एसेंशियल, क्योंकि ये लिखा नहीं जाता ना बुक्स में। ठीक, उसको एसेंशियल ही मान के लिखते हैं, बट आर्जिनिन इज सेमी एसेंशियल। व्हाई डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी एसेंशियल? मैं अभी क्लियर करता हूं, पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा। दक्ष, इससे अगला मिथ्योनिन। ओके, डन। मिथ्योनिन, यस। सिक्स्थ वन कौन बताएगा मुझे? आप बताएंगे माधवी? हिस्टिडीन। अब बच्चे ने हिस्टिडीन बताया बेटा। हिस्टिडीन अगेन इज सेमी एसेंशियल। हिस्टिडीन अगेन इज सेमी एसेंशियल। हिस्टिडीन दैट इज सेमी एसेंशियल। ओके, यस। आप बताएंगे बेटा एक और? फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, ओके, बिल्कुल सही है बेटा। सेवेंथ वन कौन बताएगा मेरे को? सेवेंथ वन इसके अलावा? यस अनीश, लाइसीन। ओके, डन। लाइसीन।
8th one, वैभव, कैन यू टेल मी? यस, एनीबडी, आप बताएंगे मेरे को? हाँ जी भैया, थ्रियोनीन, बिल्कुल सही, थ्रियोनीन। बेटा ये 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, दैट इज वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनीन, फिनाइलएलेनिन, लाइसिन एंड थ्रियोनीन। ये 8 असेंशियल अमीनो एसिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असेंशियल अमीनो एसिड? बेटा असेंशियल अमीनो एसिड उनको बोलते हैं जो हमें, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करती, हमें डाइट के साथ उसको लेना पड़ता है। ठीक, हमारी बॉडी इसको बनाती नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो वाले अमीनो एसिड है जो कि डाइट के साथ हमें लेने पड़ते हैं। हैज टू बी टेकन विद डाइट, ये डाइट के साथ हमें लेने पड़ते हैं, अदरवाइज बेटा ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। रही बात जैसे आर्जिनिन और हिस्टिडीन, डेफिनेटली इट इज गिवन इन एसेंशियल इन बुक्स, बट जो आर्जिनिन है ये ओल्डर पीपल में नहीं पाया जाता, not formed in rather older people, क्लियर? और हिस्टिडीन जो होता है, हिस्टिडीन किसमें नहीं पाया जाता? नॉट इन इन्फेंट्स, नॉट इन इन्फेंट्स, ये इन्फेंट्स में नहीं पाया जाता बेटे जी। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, ये इन्फेंट्स में नहीं पाया जाता। और बाकी हमारे पास जितने बचेंगे वो सारे किसमें ले लेंगे? बाकी सारे नॉन एसेंशियल, याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 10 याद कर लिए हैं तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10 आपको पता है, ठीक, तो उसमें आप एसेंशियल सेमी एसेंशियल निकाल सकते हो, तो बचा हुआ जो क्या होगा वो नॉन एसेंशियल रह जाएंगे, कैन बी इजिली आंसर्ड। ठीक, पेपर में जब भी आए। तो ये जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, जैसे मैंने बोला आर्जिनिन ओल्डर पर्सन में नहीं होता है, ठीक, और इसीलिए जो बाल पकते हैं ना बेटा, ग्रेइश होते हैं, ठीक, ये सब आर्जिनिन की कमी से होता है बेटा। समझ में आ गई बात कि नहीं? और जो हिस्टिडीन है ये इन्फेंट्स, इन्फेंट्स क्या होते हैं बेटा? एलिफेंट के बच्चे क्या होते हैं इन्फेंट्स भाई? छोटे बच्चे, लेस देन 1 ईयर, है ना, तो दे आर कॉल्ड एज इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में हिस्टिडीन नहीं पाया जाता और बाकी सारे नॉन एसेंशियल हुआ करते हैं। एम आई क्लियर? नाउ वन थिंग मोर, आपको एसिडिक अमीनो एसिड एंड नॉन एसिडिक या न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बारे में आपसे पूछना था मुझे, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं? इसमें 3 पार्ट्स में हम इसको और बांट सकते हैं बेटा। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, एक हो गए एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, और दूसरे होते हैं बेटा जिसको बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, और तीसरे होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक, देखो बेटे एसिडिक अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें मोर COOH ग्रुप जो होते हैं वो NH2 से ज्यादा रह जाते हैं। ठीक, COOH ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ NH2 ग्रुप, दे आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप्स are more than that of COOH group, they are called as basic amino acids. And there are some neutral amino acids in which NH2 groups are equal to COOH groups. देखो बेटे, जहां तक एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें, एसिडिक अमीनो एसिड में बेटे हमारे पास क्या होता है कि नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें कौन सा होता है? एस्पार्टिक एसिड। ठीक, एस्पार्टिक एसिड, ये पहला हमारे पास होता है एसिडिक अमीनो एसिड। दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। सो ये अगला आपके पास एसिडिक अमीनो एसिड हुआ करता है बेटा। एंड देन वन इज ग्लूटामीन। ठीक, एक और जो अमीनो एसिड जो एसिडिक वन है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूटामीन। तो 3 एसिडिक है बेटा, 3 हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है जी, बाकी 3 ही बेसिक होते हैं बेटा, 3 बेसिक है। इसमें तीसरा कर लो
ग्लूटामिन, ठीक है जी। और तीन जो बेसिक है लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक, ये बेसिक है। इसमें हम कई बार ऐसे याद कर लेते हैं, आग ला, कैसे याद कर लेते हैं, आग ला, तो इजीली याद हो सकता है। ये समझ में आई बात? दैट इज अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन, ये एसिडिक हो गए, और लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये बेसिक हो गए। और बाकी सारे जो होते हैं वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, जितने भी NH2 उतने ही OH हुआ करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक। इसके बाद ये सिर्फ प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड की बात हो रही है, प्रोटीन फॉर्मिंग नहीं होंगे बात अलग होगी। ये सारे प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स की बात हम कर रहे हैं। अब देखो बेटे, अमीनो एसिड जो होते हैं दे बिलोंग टू एल फैमिली जनरली। जितने भी प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स belongs to L family. Better mind it. This is L family, capital L. It does not have anything to do with that of optical rotation. इसकी ऑप्टिकल रोटेशन राइट हैंड साइड को भी हो सकती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकते हैं, लीवर रोटेटरी भी हो सकते हैं, बट इसकी जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास L है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बेटे? हमने एक D एंड L फॉर्म किया था ना, कैपिटल D कैपिटल L, तो उसमें एक बताया था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसरल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हम ऐसे बनाते थे बेटे, CHO और यहां पर CH2OH। अब अगर इसका OH राइट साइड को हुआ करता था तो इसको बोलते थे डी ग्लिसरल एल्डिहाइड, डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। अगर इसका OH लेफ्ट साइड को हुआ करता था, अगर इसका OH लेफ्ट साइड को हुआ करता था बेटा, सो दिस इज कॉल्ड एज एल ग्लिसरल एल्डिहाइड। और हमने ये बताया था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल डी से बने या डी में चेंज होता हो, उसको डी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो एल से बने या एल में चेंज होता हो, उसको एल फैमिली से बिलोंग किया जाता है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन फॉर्मिंग, अगर उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो ऐसे पाया गया, ऊपर COOH, यहां R, यहां NH2 और यहां H, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप विच इज NH2 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। समझ में आई? अगर कोई बड़ा अमीनो एसिड है तो आप सेकंड लास्ट कार्बन देखते हैं, ठीक। बड़ा अमीनो एसिड है तो कौन सा देखते हैं? सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन का जो OH होता है, आपका NH2 होता है, अगर वो लेफ्ट साइड को होगा, ये मैंने राइट को बना दिया गलती से, आई एम सॉरी, दिस मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड। मैं L की बात कर रहा हूं ना बच्चे। ओके, तो यहां NH2 और यहां पर H, यानी NH2 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, NH2 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसलिए L अमीनो एसिड कहलाते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई बड़ा होगा तो हम सेकंड लास्ट कार्बन का NH2 देखेंगे, अगर वो लेफ्ट को होगा तो L साइड L होगा। ज्यादातर प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड्स, दे बिलोंग टू L फैमिली। बोलो क्लियर हो गया? अब अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप है कि नहीं? अब जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई अमीनो एसिड ऐसा होता है, ठीक, यहां पर RCCOOH H और NH2, तो प्लीज सी हियर, दिस इज एन एसिडिक ग्रुप, ये एक एसिडिक ग्रुप है जो कि H दे सकता है, एंड देयर इज अ लोन पेयर ओवर दिस नाइट्रोजन, सो दिस इज अ बेसिक ग्रुप, ये एक बेसिक ग्रुप है। तो होता क्या है, एसिडिक
जो ग्रुप है अपना H पॉजिटिव जो है वो देता है, रिमूव करता है, और ये H पॉजिटिव कहां अटैक कर जाता है? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पे अटैक करता है, और जिसकी की वजह से हमारे पास RCOO नेगेटिव, H और NH3 पॉजिटिव ऐसा स्ट्रक्चर बन जाया करता है। अब इस एक ही मॉलिक्यूल में अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और इसी में नेगेटिव चार्ज भी है, सो दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। सो दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन को बेटा हम लोग इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, या इसको बाइपोलर आयन भी कहा जाता है, या इसको बाइपोलर आयन भी कहा जाता है। समझ में आई बेटे बात? अब देखो, अगर मान लो इस ज्विटर आयन को मैंने एसिडिक पीएच में रखा, यानी एसिडिक कंडीशन में रखा, एसिडिक कंडीशन से क्या मिलेगा बेटे हमारे को? एसिडिक कंडीशन से हमारे को क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव के साथ जुड़ा तो हमारे पास बनेगा RCOOH, और यहां पे NH31 पॉजिटिव, और यहां पे बनेगा H, यानी दिस वर्क्स एज कटायन। सो दिस बिकम्स अ कटायन। ये कैसा बन जाएगा? कटायन बन जाएगा, एंड मूव्स टूवर्ड्स कैथोड, moves toward cathode in an applied electric field। अगर हमने ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये कटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर मान लो मैंने बेसिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम में क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। बेसिक मीडियम में क्या मिलेगा बेटा हमारे को? बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव मिलेगा। OH नेगेटिव यहां से H को निकालेगा, ठीक, और H को निकाल के हमारे पास क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव NH2H। सो हियर इट इज वर्किंग एज अनायन। तो बेसिक मीडियम में इट इज वर्किंग एज अनायन, so it will move towards anode in an applied electric field। am I clear? तो अमीनो एसिड जो होते हैं they generally exist in ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर्स। अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयनिक मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, बट एसिडिक मीडियम में ऐसे होता है, बेसिक मीडियम में ऐसे होता है। पर ये तो तब है ना बेटा जब हमारे पास ये दोनों ग्रुप सेम थे, बराबर थे। अगर ग्रुप का नंबर अलग अलग होगा तो डिफरेंट पीएच पे ऐसा होगा, ठीक, डिफरेंट पीएच पे ऐसा होगा कि वो कटायन की तरह वर्क करेगा या अनायन की तरह वर्क करेगा। पर एक पीएच ऐसी आएगी जिस पीएच पे अगर हमारे पास मान लो एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप बराबर ग्रुप है, तो वो ऐसे रहेगा। या फिर अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि कोई एक से ज्यादा COH ग्रुप है या एक से ज्यादा NH2 ग्रुप है, इसलिए कोई ऐसी पीएच जरूर होगी जिसपे NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव जो होंगे अमाउंट में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उस समय हमारे पास इसकी नेट मूवमेंट किसी साइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी होगा और उसमें नेगेटिव भी होगा। ऐसी पीएच को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक, पहले समझो कि क्या ये मूवमेंट क्यों हुई, पता चला आपको? बेटे पहले बताओ ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को? फिर ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सिखाऊंगा बच्चे। थैंक यू। नाउ अब देखो बेटे, अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पीएच। सबसे पहले बात, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? पीएच होती है। इट इज अ पीएच एट विच देयर इज नो नेट
no net migration towards any pole of electric field. So the pH at which there is no net migration of this you can say amino acids towards any applied electric field, that is called as isoelectric point. Now isoelectric point मैंने ऐसी pH बताई जहां पे कोई भी नेट माइग्रेशन नहीं है, यानी वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि NH3 पॉजिटिव ग्रुप्स शुड बी इक्वल टू COO नेगेटिव ग्रुप्स, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ताकि नेट में चार्ज क्या रहे, जीरो। तो ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ना वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, दोनों तरफ से पुल होगा। ऐसे समय पर सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ amino acids is minimum। ऐसे समय पे solubility of amino acid is minimum। ठीक है बच्चे। अब देखो बेटे, अगर किसी भी अमीनो एसिड का आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, उसमें दो ग्रुप हैं, एक है एसिडिक ग्रुप और एक है बेसिक ग्रुप। आपको ये याद होगा एसिडिक ग्रुप के स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम Ka को यूज किया करते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और बेसिक ग्रुप की स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम Kb यूज किया करते थे, है ना बेटा, याद है तुम्हें? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके बता दूं तुम्हें, मान लो मेरे पास कोई वीक एसिड है COOH, RCOOH, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने से हमारे पास RCOO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव ये बनता है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K लिखता हूं तो K किसके बराबर होता है बेटे, RCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RCOOH की कंसंट्रेशन इनटू वाटर की कंसंट्रेशन। और जैसा आपको +1 में पढ़ाया था कि वाटर इफ इट इज अ रिएक्टेंट शुड नॉट अपीयर इन एनी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, क्योंकि जब भी वाटर रिएक्टेंट होता है हम हमेशा उसको लार्ज एक्सेस में लेके चलते हैं, और क्योंकि हम लार्ज एक्सेस में लेके चलते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन का चेंज ज्यादा नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी उसकी कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो एज दिस पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए ये कभी भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होता इफ वाटर इज टेकन एज अ लिक्विड इन रिएक्टेंट। हाँ, अगर गैस की तरह लिया जाता तो डेफिनेटली अपीयर होता है। ठीक, प्योर लिक्विड्स की या प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन हम नहीं अपीयर करवाते हैं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटे हम इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है K इंटू H2O, और इसका मतलब हो जाएगा RCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RCOOH की कंसंट्रेशन। Constant into constant is another constant which can be called as Ka, that is dissociation constant of an acid. That is dissociation constant of an acid. So dissociation constant of an acid RCOO negative and H3O positive divided by RCOOH. Now जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा उतना ये रिएक्शन क्या, उतना ये ज्यादा होगा, isn't it? जितनी K की वैल्यू ज्यादा उतना न्यूमरेटर ज्यादा होगा, तभी तो K की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा होगा। फॉरवर्ड में ज्यादा होगा मतलब H आसानी से एसिड आसानी से H दे सकता है। तो मोर इज Ka, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज Ka, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि मोर इज Ka, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन बच्चों हम यहां पर क्या किया करते हैं, वीक एसिड लिया करते हैं।
वीक एसिड में इसकी कंसंट्रेशन अक्सर बहुत कम होती है, इसलिए के की वैल्यू 10 की पावर माइनस में आती है। के की वैल्यू 10 टू पावर माइनस में आती है। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो उसका के जो है, के फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो के होता है वो 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 होता है बेटा। तो आप देख रहे के की वैल्यू जनरली किस में आती है, 10 टू पावर माइनस 5 में, तो इनको कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हमने के को किस में चेंज कर दिया था, पी के ए में। तो हमने क्या किया, इसका नेगेटिव लॉग ले लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ के, ताकि इसकी पावर कैसी बन जाए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाए, एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। उसके लिए हमने इसको क्या किया, नेगेटिव लॉग ले लिया, उसको पी के ए बोला। क्लियर। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ पी के ए के टर्म में बताने लगे, क्योंकि इसका माइनस उल्टा है। सो मोर इज पी के ए, वीकर इज एसिड, है ना बेटा। मोर इज पी के ए, मोर इज पी के ए, वीकर इज एसिड। जैसे के ए ज्यादा होने से, जैसे के ए ज्यादा होने से क्या होता था, एसिड स्ट्रॉन्ग होता था, पी के ज्यादा होने से एसिड क्या होगा, वीक हो जाएगा। बोलो क्लियर, उल्टा चलेंगे ना यार, अंडरस्टूड और नॉट। ऐसे ही बेस की स्ट्रेंथ देखने के लिए वी यूज पी के बी, फॉर बेस वी यूज PKB. PKB is minus log of KB, isn't it? And more is PKB, weaker is base. Weaker is base, isn't it? तो यानी कि अगर हमारे पास PKA और PKB हो तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज जरा ध्यान देंगे यार। अगर मान लो हमारे पास एक ही एसिडिक ग्रुप है और एक ही बेसिक ग्रुप है, अगर एक ही एसिडिक ग्रुप है, एक ही बेसिक ग्रुप है, तो हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज पीआई लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, पीआई। पीआई इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो दैट विल बी पी के ए माइनस पी के बी डिवाइडेड बाय 2। अगर एक ही एसिडिक और एक ही बेसिक ग्रुप है तो पी के ए माइनस पी के बी डिवाइडेड बाय 2। बेटे इसमें एक बात ध्यान रख लेना, जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे। अगर पी के बी बड़ा होगा तो वो पहले लिखेंगे, पी के ए बड़ा होगा तो वो पहले लिखेंगे, बड़े वाला पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू माइनस में थोड़ी लेनी है यार। ऐसा नहीं ना पी के बी बड़ा हो और आप उसको बाद में लिख दें, वैल्यू किस में आ जाए, माइनस में। ऐसा नहीं करने का ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप है उनके डिफरेंस का पीकेबी, उनके पीकेबी और पीके के डिफरेंस का एवरेज ले लेते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है। बोलो क्लियर। पर मान लो मेरे पास दो एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, तो पहले क्या करेंगे, इफ वी हैव टू एसिडिक ग्रुप्स, अगर दो एसिडिक ग्रुप्स हैं तो पहले उनका पी के एवरेज निकाल लेना। क्या निकाल लेना, पी के एवरेज निकाल लेना। यानी कि पी के एवरेज जो होगा वो पी के ए 1 प्लस पी के ए 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और फिर उसको केबी के साथ यूज करना लाइक दिस। समझ में आई, नहीं आई? यानी यहां पे ये जो हम एसिड के लिए यूज कर रहे हैं, ये जो बेस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा एसिड है और बेसिक ग्रुप एक ही है तो पहले एसिड का क्या निकाल लें, एवरेज, और फिर उसको इधर यूज करें। ऐसे ही बेस ज्यादा होगा, मान लो बेसिक ग्रुप्स दो हैं तो पहले आप उसका पी के बी एवरेज निकाल लें। ठीक, वो कैसे आएगा, पी के बी 1 प्लस पी के बी 2 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इस इक्वेशन में इसको यूज करें तो ऐसे आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकाल सकते हैं। बोलो बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई दिक्कत है किसी बच्चे के मन में, कोई विचार आ रहा हो?
ओके, ये तो थे अमीनो एसिड। तो मैंने आपको अमीनो एसिड को सारा समझाने का कोशिश किया। अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर, तो क्या बोलेंगे आप? ये गलती कभी मत करना, अगर लोग लिखेंगे 20, ये गलत हो जाएगा। अमीनो एसिड बॉडी में बहुत सारे हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग 20 होते हैं। प्रोटीन फॉर्मिंग 20 होते हैं, 8 असेंशियल होते हैं, 2 सेमी एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक, 3 एसिडिक होते हैं, 3 बेसिक होते हैं, 14 न्यूट्रल होते हैं प्रोटीन फॉर्मिंग में। समझ में आई बेटे बात? आपको 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड देखने के लिए मैंने खुद बोला था कि आप करके आना, इसको बोला था आपको कि नहीं? तो हैव यू डन और नॉट? आपको पता है? तो चलिए मैं पूछता हूं अमृता, बेटा ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर कोड क्या होता है? Yes, glutamic acid का 1 letter code is E, and this question already has been appeared. Last to last PMT में ये क्वेश्चन आया है, 1 letter code of glutamic acid. ऐसे 3 लेटर कोड अगर मैं पूछता हूं तो नाम के पहले 3 अक्षर होते, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कईयों का अलग होता है, क्योंकि जैसे ग्लूटामीन में GLU तो यूज हो गया, तो ग्लूटामिक एसिड में उसको कैसे यूज करें भाई? ठीक, तो उसके लिए 3 लेटर कोड अलग दिया जाता है। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं आपने ये याद किए होंगे 3 लेटर कोड एंड 1 लेटर कोड। मैं नहीं करवाऊंगा आपको, एनसीईआरटी में इसका टेबल बना हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट टेबल। और मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी बेटा, लास्ट टू लास्ट पीएमटी में 1 लेटर कोड पूछा गया है पुत्र, समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी नीट के पेपर या फिर जो आपके मेंस के पेपर है वो अभी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में जो टेबल होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पढ़ा करते हैं बेटा। तो टेबल को कभी नहीं भूलना है, जब कभी भी एनसीईआरटी में कोई टेबल आए तो उसको देखना जरूर है। ठीक है, तो एनी हाउ अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, जैसे मान लो एक अमीनो एसिड मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, RCH COOH और NH2 है, या मैं ऐसा करता हूं, यहां NH2 लिख देते हैं, यहां R लिख देते हैं ना, ये एक अमीनो एसिड है। ऐसे एक दूसरा अमीनो एसिड होगा, उसका भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये 2 अमीनो एसिड है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, इसका OH और इसका H आपस में बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब रिएक्ट करते हैं आपस में, कंडेंसेशन के दौरान ये वाटर निकल जाता है और उससे हमारे पास अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, लाइक दिस। यहां से बॉन्ड बना और यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां पर NH और यहां पे CHR C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये ऐसे N यूनिट्स मान लो ज्वाइन कर गए। ठीक, ये अमीनो एसिड ऐसे ज्वाइन करता है। और बेटे इसमें ये जो CONH, ये जो बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं बेटा जी, समझ में आई? तो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज रहती है। बेटे अमीनो एसिड में जिस साइड N टर्मिनल, यानी जिस साइड NH2 फ्री रहता है ना, अब जैसे देखो चेन बन गई अमीनो एसिड की, बहुत बड़ी चेन बन गई। ठीक, मान लो एक ग्लाइसिन जुड़ा, एक एलानिन जुड़ा, एक ग्लूटामिन जुड़ा, तो उसका नाम अगर हमारे पास ग्लाइसिन के साथ एलानिन ग्लूटामीन, ठीक, ये जुड़ा, तो बेटे इसको ग्लाई एलाग्लू बोलेंगे। पहले 3 अक्षर लेके चलेंगे। इस ट्राई
पेप्टाइड ट्राई अमीनो, 3 अमीनो एसिड जुड़े हैं ना बेटा, तो इसमें हम इसके पहले 3 ग्लाई एला ग्लू ऐसे लिख देंगे, ग्लाई एला ग्लू, वही 3 लेटर कोड यूज करेंगे इसके। समझ में आई? या 1 लेटर कोड में लिख सकते हैं GL, और आपको ग्लूटामीन का पता होगा ना, 1 लेटर कोड में लिख सकते हैं इसको, या 1 लेटर कोड में लिखें या 3 लेटर कोड में लिखें, तो उससे पता चलता है कौन कौन से अमीनो एसिड इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। पर बेटा ज्वाइन करते करते जिस साइड NH2 ग्रुप फ्री रह जाएगा, किसी साइड तो NH2 ग्रुप फ्री रह जाएगा, उसको बोलते हैं एन टर्मिनस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। और जिस साइड COOH ग्रुप फ्री रह जाएगा बेटे, उसको बोलेंगे सी टर्मिनस। इनके टेस्ट होते हैं, जैसे एन टर्मिनस का टेस्ट होता है सेंगर्स टेस्ट। कौन सा होता है? सेंगर टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक, एन टर्मिनस का टेस्ट होता है सेंगर्स टेस्ट। ठीक, 2,4-DNP टेस्ट होता है। क्लियर? समझ में आया? ऐसे इसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट तो खैर मैं बाद में वैसे भी करवाने वाला हूं अलग से, किस किस का कौन कौन सा टेस्ट होता है बायोमोलिक्यूल में, तो इसमें अभी मैं परेशान तुम्हें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट मैं आगे भी करवाऊंगा बेटा आपको लास्ट लेक्चर में, कौन कौन सी चीज का कौन कौन सा टेस्ट होता है, क्योंकि वो ऐसे ही पूछ लेते हैं ना डायरेक्टली, तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं आपको बता के रखूं किस चीज का कौन सा टेस्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते हैं। एन टर्मिनस क्या होता है, सी टर्मिनस क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कैसे जुड़ते हैं, बोलो क्लियर हो गया? और कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं हम, ये समझ में आ गया। यहाँ इसको 3 लेटर कोड में लिखेंगे, यहाँ इसको 1 लेटर कोड में लिखेंगे। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? अब इसमें बेटे देखो, अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं, अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले वो पेप्टाइड्स देते हैं, जिनको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अगर बेटा मॉलिक्यूलर मास लेस देन 10,000 रह जाता है, अगर मॉलिक्यूलर मास लेस देन 10,000 रह जाता है, तो उसको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। समझ में आई बात बेटा? और अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाता है, अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड एज टू बी प्रोटीन्स, तो उनको प्रोटीन्स बोला जाता है बच्चे। तो अमीनो एसिड की जो लीनियर सीक्वेंस बनती है, उस लीनियर सीक्वेंस से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर मास, ये पूछा जाता है बेटा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में क्या फर्क है, दोनों अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। अगर 10,000 से नीचे मॉलिक्यूलर मास होगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। 10,000 से ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन। बेटे इसके छोटे पॉलीपेप्टाइड के जो छोटे रेजिड्यूज होते हैं या छोटी चेन्स होती है, उसको पेप्टोन्स भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स। ये छोटे पॉलीपेप्टाइड आर कॉल्ड एज पेप्टोन्स, छोटे पॉलीपेप्टाइड्स आर कॉल्ड एज पेप्टोन्स। ठीक, और 10,000 तक मॉलिक्यूलर मास होगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। उससे अबव होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन। तो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। कैसी लिंकेज होती है? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH2। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, मैं चाहूंगा तो 1 मिनट के अंदर इसको करवा के छुट्टी मारता, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं। ठीक, आपको एक काम दे रहा हूं, आपने मेरे को सभी ने ये बताना है रामाचंद्रन एंगल क्या होता है। होमवर्क इज रामाचंद्रन एंगल। ये आपने मुझे बताना है, रामाचंद्रन एंगल किसको कहते हैं। ठीक, मेरे को बताने में क्या टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं ये। ठीक, मैंने अपनी सभी क्लासेस में दिया होता है ये। ठीक, बताता किसी को नहीं है, तो बाद में जब तुम मेरे को बता दोगे तो बता दूंगा मैं रामाचंद्रन एंगल। ठीक, खुद भी कुछ पढ़े। तो ऐसे करके प्रोटीन्स बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रोटीन्स की फॉर्मेशन समझ में आई, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में फर्क समझ में आया, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में फर्क समझ में आ गया। अब प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स हैं इसके, ऑब्वियसली। अब प्रोटीन्स की जहां तक बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा प्रोटीन्स का।
Proteins are polymers of amino acids, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी है। हमारी बॉडी का जो मसल मास है वो सारा किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी? ठीक, जो ज्यादा मस्कुलर आदमी होता है प्रोटीन ज्यादा है। समझ में आई बात बेटा? अब जो प्रोटीन होते हैं, ठीक, वो अमीनो एसिड से जुड़ के बनते तो हैं, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स के लेवल होते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर के लेवल कैसे होते हैं? सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, नो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर sequence of amino acids. Linear sequence of amino acids. अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म पेप्टाइड्स, तो उसका जो लीनियर सीक्वेंस चलता चला जाएगा, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो चेन बनेगी, देखो बेटा, जब प्रोटीन की डीनेचुरेशन होती है ना, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्रोटीन को हम खराब करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। दिस स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट even after the denaturation of proteins. Now, what do you mean by denaturation of proteins? बेटा, denaturation of protein का मतलब होता है स्ट्रक्चर का खराब हो जाना। ठीक, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का खराब हो जाना, दैट इज denaturation of protein। तो जो प्रोटीन की डीनेचुरेशन करते हैं तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, ये स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम रट्टे से नहीं, इसको भी कॉन्सेप्ट से समझेंगे। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि अमीनो एसिड का बेस सीक्वेंस वैसे ही रहता है। तो बेटा बेसिकली दिस इज बेस सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का बेस सीक्वेंस है। बेस सीक्वेंस मतलब लीनियर चेन बनी है, जिससे बेसिक चेन बनी है, ठीक, वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब बेटे देखो, इसमें CONH ग्रुप है कि नहीं? इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है? C डबल बॉन्ड ONH, ऐसा है कि नहीं है? अगर ये ऐसा है तो सी दिस O कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, isn't it? This N can undergo hydrogen bond formation. This hydrogen can undergo hydrogen bond formation. This O can form hydrogen bond. This N can form hydrogen bond, isn't it? So यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, और उन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो बेटे, अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दो तरह के बन सकते हैं। या तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए, और यहां दो डिफरेंट चेन्स के बीच में बने। ऐसा हो सकता है ना भाई? अगर एक ही मॉलिक्यूल के एक ही चेन के भीतर बने तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने तो क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर। और दो अलग अलग चेन्स के बीच में बने तो क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। बेटा अगर हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड give rise to अल्फा हेलिक्स, तो वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देता है बेटा, यानी एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर दे देगा, लाइक दिस। ठीक है,
समझ में आया? जैसे मान लो यहां मेरे पास NH ग्रुप था और इस जगह पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप था। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा देता हूं, क्लियर नहीं होगा नहीं तो। मान लो इस जगह पर NH ग्रुप है और इस जगह पर पेप्टाइड का CO ग्रुप। इधर भी होगा बेटा CO, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगा, इधर कहीं और होगा। इधर जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे होगा, इसके साथ NH2 कोई यहाँ पे होगा। ठीक है, और इनके बीच में हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है ना। इसी वजह से कॉइलिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है। So this give rise to helical structure, that is due to intramolecular hydrogen bond we get helical structure. जैसे जो हमारे ये कैराटिन होता है, कैराटिन इज एंटायरली हेलिकल प्रोटीन। बेटा ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक, कैराटिन जिससे बाल बनते हैं ना बेटा, या आपके नाखून बनते हैं, हूफ्स होते हैं, है ना, वो जानवरों के हूफ्स होते हैं भाई, ये कैराटिन से होते हैं। सो कैराटिन इज एन entirely helical protein। ठीक, केराटिन एक एंटायरली हेलिकल प्रोटीन होता है बच्चों। समझ में आ गई बात कि नहीं? उसमें ऐसे अल्फा हेलिक्स पाया जाता है। लेकिन एक दूसरी बात भी तो हो सकती है, दो अलग अलग चेन्स रन कर सकती हैं और उन दो चेन्स के बीच में हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक, तो एक हमारे पास आएगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वी गेट बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, जैसे मान लो एक चेन यहां रन कर रही थी, ठीक, यहां पे एक चेन रन कर रही थी, ये पूरी एक चेन थी मान लो, ऐसे एक चेन थी, ऐसी कोई दूसरी चेन होती होगी। ठीक, मान लो यहां पे C डबल बॉन्ड यहां पे आया, इसका NH ऊपर चला गया। ठीक, यहां पे इसका NH आया, इसका C डबल बॉन्ड यू होता होगा। तो बेटे इसके बीच में यहां पे देखेगा क्या हमारे पास यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्म, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है? हो सकती है ना? ये दो चेन्स के बीच में हुई ना बेटा, तो दो चेन के बीच में होने से हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बनता है। बीटा प्लीटेड शीट होती कैसी है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से मेरे पास एक शीट है, तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कैसे होता है? देख रहे हैं आप, जैसे कंप्यूटर का रिम होता है ना भाई, ऐसे। अब एक इस प्लेन पे चेन होगी ऊपर, एक इस प्लेन पे चेन होगी, फिर एक इसके नीचे वाले प्लेन पे चेन होगी, एक इस प्लेन पे चेन होगी। यानी एक इस प्लेन पे चेन है, एक इस प्लेन पे चेन है, तो यहां आपस में क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया बेटा। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरह का स्ट्रक्चर, तो दिस इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है। ये दो, इस प्लेन में चेन, 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 तो उसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से है, इजंट इट? पर बेटे अगर एक ही चेन होती लाइक दिस और इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते, तो इसको ऐसे घूमना पड़ता कि नहीं, जस्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहां के बॉन्ड ऊपर वाले यहां पे कहीं बन जाते, तो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। गॉट इट और नॉट? तो अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बनता है। दोनों सेकेंडरी लेवल स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ में आया? बहुत ज्यादा मगजमारी मत करना, सिलेक्टिवली पढ़ना है, जितना जरूरत है उतना ही पढ़िएगा, बेफजूल की चीजें मत पढ़िएगा। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि
हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, और जो आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर वो किसकी वजह से है। ठीक, ये इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ ये ध्यान में रखने का। ठीक, और एंटायरली हेलिकल प्रोटीन के बारे में ध्यान में रखने का। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? अब तीसरा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ते हैं प्रोटीन का। थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बेटा इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। tertiary structure of protein. But when you talk about the tertiary structure of protein, what is tertiary structure of protein? बेटे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड अप हो करके एक ग्लोबुलर सा या फाइब्रस सा स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है जी, ग्लोबुलर या फाइब्रस सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जो चेन्स बनती हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल करके कैन गिव अ ग्लोबुलर और फाइब्रस टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, सो दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड chains we get a globular or fibrous structure called as tertiary structure। क्लियर है जी? और इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा डायपोल अट्रैक्शंस, सल्फाइड लिंकेजेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन फोल्डिंग्स। ये जो फोल्डिंग हो गई ना जिससे ये हमारे पास ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बन गया या फाइब्रस सा स्ट्रक्चर बन गया है ना भाई, तो ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन फोल्डिंग्स आर डाइपोल attractions or there can be sulfide linkages or there can be hydrogen bonds। उसकी वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है कॉइल हो करके, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। गॉट इट और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? चौथी तरह का स्ट्रक्चर जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं, ठीक, तो प्रोटीन्स का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड ओवर अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स coils over a non-protein part, giving us quaternary structure like hemoglobin। hemoglobin में बेटे एक होता है हीम, आयरन पोरफायरिन रिंग। ठीक, आयरन का एक रिंग होता है उसको आयरन पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट। और उसके आसपास जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं वो कॉइल हो जाती हैं। ठीक, और कॉइल करके ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। ऐसे ये चौथा लेवल हुआ स्ट्रक्चर का। अब इसको समझने की करते कोशिश, अभी तक हमारे को समझ ही नहीं आया। कभी पतंग उड़ाई है? है भाई, पतंग उड़ाई है या पतंग उड़ाते किसी को देखा है? पतंग उड़ाने के लिए एक डोर चाहिए होती है कि नहीं? उस डोर को हम दो तरीके से बाजार में मार्केट में पाते हैं।
या तो वो ऐसे गोल सा बना होता है जिसको पिन्ना बोलते हैं हम लोग, या फिर एक चखड़ी सी होती है ना, एक राउंड सा होता है चखड़ी सी, उसको लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब डोर में एक सिंगल डोर होती है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आई? अब उसको हम ऐसे कॉइल करते हैं। ठीक, अभी दो तरह से कॉइल कर सकते हैं ना उसको, या तो वो एक ही अपने ऊपर ही कॉइल ऐसे से करके कर दे, और या फिर हम क्या करें, दो अलग अलग डोरों को कॉइल करें एक ही जगह पर, है ना बेटा। तो क्या होगा, वो दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे। जब हम उसको कॉइल करेंगे आपस में, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कई बार इसमें आपस में वो गुंजले से पड़ जाते हैं ना डोर में, है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब अगर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमने पिन्ना में कन्वर्ट कर दिया, पूरा गोल बना दिया, या फिर फाइबर सा बना दिया, गुच्छी सी बनाते हैं ना यूं करके भी, है ना, एक मतलब बना देते हैं पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके हमने बना दिया, वो कौन सा हो गया? वो उसका टर्शरी लेवल हो गया। और अगर आपने उसका पिन्ना बनाना, नीचे में कुछ कागज रखा होता है जिसके ऊपर उसको लपेटते हैं कि नहीं लपेटते? तो कागज के ऊपर जब डोर लपेटी जाती है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात? प्रोटीन एक ही है, हमने एक कागज लिया था, कागज के ऊपर प्रोटीन को लपेट के एक ग्लोबुलर शेप दे दी थी, तो उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया था। अब जब हम उसको खोलने लगे, ठीक, उसको खोलने लगे, तो क्या हुआ कि हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया, वो डोर अकेली अकेली हो गई। अब उस डोर में उंजले मुंजले पड़ गए, तो वो क्या था? टर्शरी स्ट्रक्चर था, आपस में ही बॉन्ड बनाए हुए थे, वो कैसा था? टर्शरी स्ट्रक्चर था। समझ में आई बात? अब उसके बाद वो टर्शरी स्ट्रक्चर में दो तरह के गुंजल थे, या तो डोर में अपने ही या किसी दो डोरों का मिलान हो गया था। तो अगर अपने ही डोर में गुंजले से पड़े हुए थे तो वो कौन सा था? बीट, वो अल्फा हेलिक्स था। पर अगर दो तीन डोर्स मिलकर के आपस में गुंजले बना रही हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब उस डोर को आप निकाल दोगे, वो क्या रह जाएगा आपके पास? that will be a single door, and that is primary structure. Got it or not? Yes, sir. Now is it easy to understand? Yes, sir. है ना? So this is how you can understand the structure level of protein. अब बेटे देखो, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो खराब नहीं होता डीनेचुरेशन के दौरान, ऐसा कहा गया ना। ठीक, क्यों? कोई बता सकता है? मैंने सारा पढ़ा दिया, कोई बता सकता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खराब क्यों नहीं होता डीनेचुरेशन में? बाकी सारे स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं डीनेचुरेशन में, क्यों? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कौन कौन है? कल सिलेबस खत्म हो गया है, पार्टी वार्टी होली, तो चल फिर बता दे। पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से? यस सर। पेप्टाइड बॉन्ड तो बेटा हर स्ट्रक्चर में ही है ना। सर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। आप थोड़ा सही है, गलत आप नहीं है। बात सिंपल है, इसके अंदर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, डायपोल डायपोल, सल्फाइड लिंकेजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए भी डायपोल डायपोल फोर्सेस, इसके लिए भी कौन सी होती हैं? फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल आर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल आर, इसके लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल आर कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस, डायपोल इंटरैक्शंस, और समवट पार्शियल आयनिक बॉन्डिंग, यानी जिसको हम आयन डायपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक, इस तरह की फोर्सेस होंगी। इसमें फिजिकल फोर्स है, ये फिजिकल फोर्स है ना भाई, वेंडरवॉल फोर्सेस है ना, ये फिजिकल फोर्सेस, ये भी फिजिकल फोर्सेस। ठीक, और अगर हम इसमें बोल रहे हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पर इसमें क्या बोल रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या बोल रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड, है ना भाई। ये जो पेप्टाइड लिंकेज नवदीप जी बोल रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है ना। कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, इन सबसे स्ट्रॉन्ग है ना कोवलेंट बॉन्ड। तो जब हम हीट करते हैं या पीएच वगैरह चेंज करते हैं, ठीक, तो क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, या फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन खत्म हो सकती है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वीक वेन ड्र वाल फोर्सेज हैं ये बेसिकली, है ना बेटा। पर कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है,
तो वो नहीं टूटती है, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है इवन इन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बोलो रट्टा है क्या? इजी कॉन्सेप्ट है ना, पर ये सोचता ही कोई नहीं है ना, सिर्फ रट्टा ही मारते हैं ना कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, कभी पूछा ही नहीं किससे क्यों नहीं हुआ। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं खराब हुआ, अब बिल्कुल क्लियर है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कौन सी है? कोवलेंट बॉन्ड्स। और बाकी सबके लिए क्या है? फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस में कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, लंडन फोर्सेस, कीजम फोर्सेस, डेबाय फोर्सेस, वो लास्ट ईयर पढ़े थे ना, वैंडरवाल फोर्सेस। बाकी सब स्ट्रक्चर में वैंडरवाल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन प्राइमरी के लिए कोवलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, और कोवलेंट बॉन्ड आसानी से टूटेंगे नहीं, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहता है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एम आई क्लियर अबाउट प्रोटीन्स? तो प्रोटीन के जो फंक्शन है वो तो बेटा तुम कर सकते हो ना भाई। हाँ जी, अब प्रोटीन को वैसे बांटना हो तो हम ऐसे भी बांट सकते हैं बेटा। प्रोटीन को अगर ऐसे बांटना हो तो हम बोल सकते हैं दे कैन बी ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दे कैन बी फाइब्रस प्रोटीन्स। शेप के बेसिस पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है बहुत ज्यादा हमारे पास हार्ड होती हैं, जैसे आपके नेल्स वगैरह जो हैं, ठीक है, इसमें फाइब्रस प्रोटीन्स का यूज होता है। क्या आप बता सकते हैं दुनिया में सबसे हार्डेस्ट फाइब्रस प्रोटीन कहां पाई जाती है? कोई बता सकता है मेरे को? कभी पढ़ा हो? रीनोसॉरस सुना है कभी? गैंडा, उसका जो सींग होता है ना, सारा फाइब्रस प्रोटीन से होता है बेटा, एंड द हार्डेस्ट नोन वन इज। समझ में आई बात? क्लियर? खैर नहीं, वो भी प्रोटीन से बनता है बेटा उसका सींग। अब बेटे प्रोटीन्स को ऐसे भी बांटा जा सकता है, सिंपल प्रोटीन्स विच आर ओनली फॉर्म्ड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंपल प्रोटीन्स, या फिर दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसमें कोई और चीज भी जुड़ी हुई हो साथ में, जैसे लिपोप्रोटीन्स, लिपिड भी है प्रोटीन्स भी है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं, ये कॉन्जुगेटेड हो गया। समझ में आई बात? क्लियर? एक क्या बोल दिया आपको? सिंपल प्रोटीन्स, दूसरे क्या बोल दिए? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और एक डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, एक डिराइव्ड प्रोटीन्स बेटा ये अपने लेवल पे पढ़ना, इसमें कुछ बताने लायक मेरे लिए नहीं है कि फाइब्रस क्या, ये मेरे लायक कुछ भी नहीं इसमें बताने के लिए। बहुत सिंपल बातें, एनसीईआरटी को देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, जो बता सकता था वो मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की तुम्हारे को, प्रोटीन्स की। और प्रोटीन के फंक्शन तो समझते हो ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोटीन के कुछ टेस्ट जरूर बता देना चाहूंगा बेटा, लिख लीजिएगा। प्रोटीन के टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, ऐसे आता है ना भाई, टेस्ट ऑफ प्रोटीन बताओ, तो बाययूरेट टेस्ट पहला टेस्ट होता है, बाययूरेट टेस्ट। ठीक, बाययूरेट टेस्ट बेटा, बाययूरेट टेस्ट कॉपर सल्फेट के साथ होता है। यू कैन राइट एज इन बाययूरेट टेस्ट कॉपर सल्फेट is added to alkaline solution of protein. Copper sulfate is added to alkaline solution of protein. Give violet coloration. Give violet coloration. It is due to peptide bonds. It is due to peptide bonds. ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं पहली तरह का टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। एक है ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जब स्किन पे नाइट्रिक एसिड पड़ता है तो येलो कलर के ब्लिस्टर्स बनते हैं। ये मैंने नाइट्रिक एसिड में भी बताया था आपको कि प्रोटीन जो आपका स्किन पे कभी नाइट्रिक एसिड गिरता है तो येलो कलर के ब्लिस्टर बनते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़ेंथोप्रोटीन्स, एंड दैट इज टेस्ट ऑफ यू कैन से प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए
आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को डालेंगे, अगर येलो कलर के ज़ैंथोप्रोटीन बनेंगे, ठीक, येलो कलर डेवलप होगा तो प्रोटीन का टेस्ट हो जाएगा, ये ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट कहलाता है। बोलो क्लियर, समझ में आया? अगला है मिलन्स रिएजेंट टेस्ट। मिलन्स रिएजेंट टेस्ट, mercurous and mercuric nitrate in nitric acid, mercurous and mercuric nitrate in nitric acid, in nitric acid. इसमें जो प्रोटीन्स का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, दैट टर्न्स इनटू ब्रिक रेड कलर। ठीक, जब हम इसको डालते हैं प्रोटीन्स में तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है ऑन हीटिंग टर्न्स ब्रिक रेड। ठीक, क्लियर बेटा? मिलन्स टेस्ट समझ में आया? आपने मर्क्यूरिक यहां क्या ले लिया, मर्क्यूरस नाइट्रेट, क्लियर, और इसको प्रोटीन में डाला, व्हाइट सा सॉल्यूशन बनेगा या व्हाइट सा फॉर्मेशन बनेगा, हीट करेंगे ब्रिक रेड हो जाएगा। सो दैट इज टेस्ट फॉर, यू कैन से प्रोटीन्स, मिलन्स टेस्ट बोलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट करके लिखेगा निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट, सारे प्रोटीन्स का टेस्ट होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। In this test, ninhydrin is a solution basically. It gives violet color with proteins. Ninhydrin give violet color with proteins. When protein is boiled with dilute solution of ninhydrin, it gives violet color. तो ninhydrin test होता है बेटा प्रोटीन का। ठीक, एक और टेस्ट लिखे, मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का जनरली टेस्ट होता है। मॉलिश टेस्ट इज टेस्ट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स, दोज प्रोटीन विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स का टेस्ट है ये। इसमें एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल, रादर नॉट बीटा नेप्थोल, अल्फा नेप्थोल, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल and sulfuric acid is added, and sulfuric acid is added, violet ring is formed, violet ring is formed, इसको मॉलिश टेस्ट कहते हैं। लास्ट है हॉपकिन कोल टेस्ट, हॉपकिंस कोल टेस्ट। कंसंट्रेटेड H2SO4 को आपने ऐड करना है, प्रोटीन का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, अगेन वॉयलेट कलर अपीयर्स, तो हॉपकिन कोल टेस्ट बोलते हैं इसको। हॉपकिन कोल, हॉपकिन तो लिखना आएगा, कोल होता है COLE, कोल, हॉपकिन कोल टेस्ट, हॉपकिन कोल टेस्ट। क्लियर, समझ में आया? These are टेस्ट फॉर प्रोटीन्स बेटा, क्योंकि डायरेक्टली ना देखो, आपको टेस्ट किसने करवाना नहीं, टेस्ट की केमिस्ट्री किसने पूछनी नहीं, सिर्फ ये पूछेंगे इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो प्रोटीन्स देंगी। तो आपको ये नाम लिखवा दिए हैं और इनकी थ्योरी भी हल्की हल्की बताई है कि क्या क्या है, ज्यादा हम डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो ये प्रोटीन की आपका टेस्ट हो गए और यहाँ मैंने प्रोटीन खत्म कर दिए। फंक्शन आप प्रोटीन के कर सकते हैं, आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, मसल मास आपका बनता है प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक, तो जो जितने भी एंजाइम है बॉडी के, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस। हमारे हर फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम, और एंजाइम आर प्रोटीनेशियस, प्रोटीन की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। ठीक, और मसल मास सारा ये सब कुछ, और जो आपके मूवमेंट्स हैं वो सब प्रोटीन के थ्रू होते हैं। क्लियर? सो ये प्रोटीन हो गया बेटे, आज इससे आगे नहीं करवाऊंगा, बस अभी DNA RNA रह गया, एक दिन और लगा लूंगा क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक, जैसे कैसे घसीट लिया अपने आप को, घसीटने वाला ही काम था भाई।